जी, तो पी वेव और क्यू वेव को मैं लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आप सबको समझ आ गई होगी जब मैंने पी वेव को एक्सप्लेन किया, जब क्यू वेव को किया। तो जिनको वो समझ आ गई है वो इस वीडियो को देखें, जिनको वो समझ नहीं आई तो वो जरा बार बार उन्हीं वीडियोस को देखें, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। इस वीडियो में बात करेंगे वेंट्रिकल के डीपोलराइज होने की, यानी अभी तक हमने एट्रिया को डीपोलराइज किया, उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइज हुआ तो क्यू वेव बनी। अब पूरे के पूरे जो दो वेंट्रिकल है ना ये डीपोलराइज होंगे क्योंकि प्रोकंजी फाइबर ने जो सिग्नल है या जो एक्शन पोटेंशियल है वो इन वेंट्रिकल्स तक पहुंचा दिया है। अब ये दोनों वेंट्रिकल डीपोलराइज होंगे, जब ये दोनों डीपोलराइज होंगे तो हमारे पास एक वेव बनेगी और ये काफी बड़ी वेव होगी क्योंकि वेंट्रिकल बहुत बल्की होते हैं। सबसे पहले तो सोचें कि जो लेफ्ट साइड पे वेव है, अब उसकी डायरेक्शन की जो येलो एरो ना ये शो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ज्यादा है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली वेव्स है, लीड्स है, सॉरी, ये क्या कंसीडर करेंगी क्योंकि एक्शन पोटेंशियल इनकी तरफ जा रहा है तो ये बहुत अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेंगे जो कि आप लोगों को नजर भी आ रही है। लीड 1 में भी ऐसे ही होगा, एवीएल में भी ऐसे ही होगा कि आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन नजर आएगी। अब मैंने कहा था कि जो लीड 2 है ना वो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली वेव्स की तरह ही बिहेव करती है क्योंकि उसका एंगल भी यहां पर ही बन रहा होता है, तो उसको भी यही ओरिएंटेशन मिलती है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो मेरी तरफ आ रहा है। और इवन जो एवीएफ है वो भी इसी तरह बिहेव करती है, लेकिन जो लीड 3 है उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। और जो राइट साइड वाली है वो जरा खुद देखें कि वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है, उसकी वेव डाउनवर्ड जा रही है, उसकी पी वेव भी डाउनवर्ड ही थी, उसकी क्यू वेव जो है वो शो ही नहीं उसने किया क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इतना थोड़ा सा चार्ज बनता है, इतना थोड़ा सा करंट बनता है, वो इतनी दूर नहीं जा पाता। लीड 1 में तो वो आ जाता है, इसकी वजह से आपको लीड 1 में क्यू वेव नजर आ रही है, लेकिन इधर नहीं जा पाता, तो इधर क्यों क्यू वेव है ही नहीं, लेकिन इधर आर वेव आपको नजर आ रही है, वो डाउनवर्ड है क्योंकि वो वेंट्रिकल के डीपोलराइज होने की वजह से है और क्योंकि एक्शन पोटेंशियल से दूर जा रहा था तो उसने नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो किया। क्लियर? चलिए, अब इस 12th डीसीजे में आपने 6 को भी छोड़ दें, चेस्ट वाली को छोड़ दें, लेकिन लिम्स वाली को हम लोग बड़े आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। पहले यूनिपोलर लीड्स है, फिर बाइपोलर लीड्स है। यूनिपोलर में एवीआर, एवीएल, एवीएफ है और बाइपोलर में 1, 2, 3 है। इन सबको मैं इनफ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यूनिपोलर बाइपोलर में क्या फर्क है। अब जरा अपने माइंड में लाएं कि लेफ्ट साइड वाली लीड कौन कौन सी थी, तो लीड 1, एवीएल, लीड 2 और एवीएफ, ये समहाउ एक दूसरे के पास पास थी। अब 1 को जरा देखें, इसमें पी वेव नजर आएगी आपको, QRS नजर आएगा और टी वेव नजर आएगी। अच्छा, मैंने टी को एक्सप्लेन नहीं किया तो अगर आप चाहें तो भी टी को स्किप कर सकते हैं। QRS को देखिए, आपको अपर डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, पी आपको नजर आ रहा है। अब एवीएल को भी अगर देखें तो आपको इसमें क्यू वेव नजर आ रही है, आर वेव नजर आ रही है और पी वेव नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर लीड 2 को देखें तो इसमें भी आपको क्यू वेव नजर आ क्यू कह रही हूँ, हाँ, क्यू वेव नजर आ रही है और आर वेव नजर आ रही है, लेकिन ये उतना हाई एम्पलीट्यूड नहीं है जितना 1 और एवीएल का था, लेकिन स्टिल वेव आपको नजर आ रही है और पी वेव भी आपको नजर आ रही है कि ऊपर की तरफ ही है, उसकी भी अपवर्ड डिफ्लेक्शन ही है। 3 में मैंने आपको कहा था कि जो 3 है वो थोड़ी राइट साइड पे चली जाती है, वो 2 से दूर हो जाती है, उसका एंगल राइट की तरफ ज्यादा चला जाता है, तो इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यों है, इसकी आर वेव नीचे की तरफ क्यों, क्योंकि 3 जो है वो राइट की तरफ है। ठीक है, उसके बाद जो एवीएफ है इसमें आपको वेरिएशंस मिलेंगी, इसमें आपको बाइफेजिक भी मिल सकती है, इसमें आपको अपवर्ड भी मिल सकती है, डाउनवर्ड भी, लेकिन इस वक्त जो ईसीजी अभी हमारे सामने है ना उसमें इसकी आर वेव की डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो एवीएफ को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना। बाकी सब एवीआर का भी आपको क्लियर है कि इसमें आर वेव की डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों है, क्योंकि राइट साइड की वेव थी। अब आपको लिम्ब की जो लीड्स है, 6 लीड्स की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी जब आपके सामने ईसीजी रखी जाएगी। नो डाउट अभी आप इतने ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज को समझने के लिए, बट सब आप कॉन्फिडेंट होंगे इस चीज को लेकर कि मुझे पता है कि किसमें क्यू वेव अपवर्ड होगी, किसमें डाउनवर्ड होगी, और मुझे रीजन भी पता है क्योंकि एवीआर जो है वो राइट ओरिएंटेशन से देख रहा है, एवीएल जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेशन से देख रहा है, 1 लेफ्ट साइड पे पड़ी है, 2 भी इंफीरियर लीड है लेकिन कुछ उसका एंगल लेफ्ट की तरफ ही है, 3 जो है वो इंफीरियर है लेकिन उसका एंगल राइट की तरफ है। तो ये चीजें आपको पता होंगी तो आप कॉन्फिडेंट हो गए। अब जरा चेस्ट लीड की तरफ आए। चेस्ट लीड बहुत आसान है, सबसे पहले आपको इनकी पोजीशन दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली एंड वाले पेज पे ले आऊंगी क्योंकि इनको समझना बहुत आसान है। तो जरा यहाँ पर देखें, चेस्ट लीड बिल्कुल एक सीक्वेंस में रखी जाती है, आप लोगों को पता ही, आप सबने याद ही किया होगा कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस में रख दो V1 को और V2 को, एक राइट पे रख दो, एक लेफ्ट पे रख दो, उसके बाद V जो है वो 4 रखो, अब V3 को V2 और V4 के दरमियान रखो, फिर V6 फिर V5 को दोनों के दरमियान, मतलब ये सारा सीक्वेंस जो भी हम याद करते हैं, बुक से लिखा हुआ, आप लोग याद कर लें। अब अगर देखिए आप तो V1 से V6 की तरफ हम क्या करें, हम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं जस्ट लीड में से आपकी पूछूं, आप लोगों से पूछूं कि टुवर्ड द लेफ्ट लीड्स कौन सी है, तो आप हो गए V5 और V6। तो V5 और V6 वो वाली लीड्स हैं जो बिहेव करेंगी लीड 1 और एवीएल की तरफ, क्योंकि ये भी लेफ्ट लीड्स हैं। जो लीड 1 है वो बिहेव करेगी एवीआर की तरह,
इसको लीड 1 नहीं कहना, इसको V1 कहना है। लीड 1 तो वो वाली है ना जो लिंक की है। अच्छा, जो V1 है वो बिहेव करेगी AVR की तरह, जो V5 और V6 है वो बिहेव करेंगे लेफ्ट की तरह, AVL की तरह, लीड 1 की तरह। अब बची जो V2 और V3 है या V4 है, तो V2 तो बिल्कुल आपको पता है कि वो दरमियान में है, और V3 V4 भी। तो जो V2 है ना वो भी राइट साइड पर है, तो राइट वेंट्रिकल के ऊपर है, तो वो भी राइट की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जो V3 V4 है ना, ये ट्रांजिशन वाली लीड्स है, इनमें आपको बाइफिजिक्स से वेव मिलेंगी, ट्रांजिशन से मिलेगी। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है कि जो सारी V है ना, ये जो सारी लीड्स है ना चेस्ट की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना शो करती है, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिंग आर वेव। यानी इन सब में आहिस्ता आहिस्ता आर वेव का एम्पलीट्यूड ना बढ़ता रहता है। V1 में आर वेव आपको डाउनवर्ड नजर आएगी, V2 में आपको थोड़ी सी अपवर्ड नजर आएगी, यहाँ बाइफिजिक नजर आएगी, V3 V4 में भी बाइफिजिक नजर आएगी। जब आप V4 में आओगे तो बाइफिजिक की जगह पे आपको अपवर्ड नजर आएगी और बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। V5 में एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा और V6 में भी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, लेकिन V5 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो चलिए हम एंड पर आते हैं और देखते हैं कि हमने V के बारे में जो देखा है, क्या यहाँ पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा V1 को, एक मिनट, हाँ स्टेबल क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, V1 को देखें तो आपको नजर आ रहा है इसमें डाउनवर्ड, P वेव भी डाउनवर्ड है, नजर आ रही होगी। T को भी इग्नोर करें, P वेव भी डाउनवर्ड है और Q अपवर्ड है और R वेव डाउनवर्ड है। तो इतना उल्टा काम क्यों है इसमें, क्योंकि ये राइट साइड पर थी। V2 को नोटिस करें, बाइफिजिक चली गई, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्योंकि थोड़ा परपेंडिकुलर थी तो बाइफिजिक चलेगी। V3 में मैंने कहा था प्रोग्रेसिंग आर वेव वाला फिनोमेना, तो देखिए प्रोग्रेस हो रहा है। क्यू वेव यहाँ पर लंबी, क्यू वेव कह रही हूँ, आर वेव यहाँ पर लंबी होती जा रही है। V4 में ही ऐसा है, लेकिन V5 में आर वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, V6 में भी ज्यादा होता है, लेकिन V5 से थोड़ा कम। और V5 V6 बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल लीड 1 की तरह है। P वेव ऊपर की तरफ, क्यू वेव नीचे की तरफ, आर वेव ऊपर की तरफ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड की लीड्स हैं। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन बेसिक सीक्वेंस या जो सिंपल नॉर्मल ईसीजी है वो लेकर आऊंगी। हम उस पर से रिवाइज करेंगे सारे सीक्वेंस को। अब आप लोगों ने ये करना है कि अपनी बुक उठानी है, बार बार इन चीजों को रिवाइज करना है, गूगल करें, चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा